मैं डॉक्टर इला मिश्रा, सह आचार्य हिंदी, एमएसजे राजकीय महाविद्यालय भरतपुर। आज मैं एमए उत्तरार्ध हिंदी के विद्यार्थियों को एमए उत्तरार्ध के तृतीय प्रश्न पत्र भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा की परिभाषा और स्वरूप विषय पर व्याख्यान दे रही हूँ। भाषा विज्ञान को जानने से पूर्व हमें भाषा को जानना आवश्यक है। साधारणतया भाषा शब्द का प्रयोग विचारों अथवा भावों की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त उन सभी साधनों के लिए होता है जो चेतन प्राणियों में देखे एवं सुने जाते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए उसे आपस में विचार विनिमय करना पड़ता है। कभी वह शब्दों या वाक्यों द्वारा अपना मंतव्य प्रकट करता है तो कभी सिर हिलाने से उसका काम चल जाता है। मानव परस्पर विचार विनिमय के लिए जिन ध्वनि संकेतों को अपनाते हैं वे सभी भाषा कहलाते हैं। यह भाषा शब्द बड़े व्यापक रूप में व्यवहृत होता है। सामान्यतः मनुष्य मात्र की प्रत्येक सभ्य एवं असभ्य बोली को भाषा कहा जाता है। किसी बड़ी जाति या बड़े देश की भाषा को भी भाषा ही कहा जाता है। प्रांतीय बोलियां भी भाषा कहलाती हैं और किसी राष्ट्र या देश की शुद्ध परिनिष्ठित भाषा को भी भाषा कहा जाता है। इतना ही नहीं, भिन्न भिन्न व्यक्तियों की अपनी विशेषताओं से युक्त निजी बोलियों को भी भाषा कहा जाता है। एक ही स्थान पर रहने वाले विभिन्न धर्मावलंबियों की बोलचाल में व्यवहृत बोली को भी भाषा कहा जाता है। किंतु जब हम भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो इसका स्वरूप इतना व्यापक नहीं मिलता है। उसमें हम उन सभी साधनों को नहीं लेते जिनके द्वारा विचारों को व्यक्त करते हैं और ना उसे लिया जाता है जिसके द्वारा हम सोचते हैं। भाषा उसे कहते हैं जो बोली और सुनी जाती है, और बोलना भी पशु पक्षियों का नहीं, गूंगे मनुष्यों का नहीं, केवल बोल सकने वाले मनुष्यों का। अब प्रश्न यह है कि भाषा का लक्षण क्या है, भाषा की परिभाषा क्या हो सकती है, अथवा भाषा किसे कहते हैं। भाषा का लक्षण भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने विविध ढंग से प्रस्तुत किया है। भारत के सुप्रसिद्ध वैयाकरण महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में भाषा का लक्षण देते हुए लिखा है, व्यक्तः वाचि वर्णा येषां तम इमे व्यक्तवाचः। अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त होती है उसे भाषा कहते हैं। सुप्रसिद्ध वैयाकरणवादी कामता प्रसाद गुरु ने लिखा है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहते हैं कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री कहते हैं कि भाषा मनुष्यों के उस चेष्टा या व्यवहार को कहते हैं जिसे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। अन्य भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी का विचार है कि जिन ध्वनि संकेतों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। प्रोफेसर गुणे कहते हैं कि भाषा हमारे विचारों एवं मनोभावों के उन चिन्हों का पूर्ण योग है जिसके द्वारा हम अपने बाह्य विचार प्रकट करते हैं और इच्छानुसार विचारों एवं भावों को एक बार प्रकट करके उनकी पुनरावृत्ति कर सकते हैं। इन सभी भारतीय विद्वानों के साथ जब हम डॉक्टर भोलानाथ तिवारी द्वारा दिए गए विचारों को पढ़ते हैं तो उनसे हमें ज्ञात होता है कि भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निःसृत वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका अध्ययन और विश्लेषण हो सके। अब हम पाश्चात्य विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं को भी देखने का प्रयास करेंगे। प्लेटो ने सोफिस्ट में विचार और भाषा के संबंध में लिखते हुए कहा है कि विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर है,
विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है। वहीं जब हम ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा कहते हैं। स्वीट के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। ब्लॉक तथा ट्रेजर का मत है, अ लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ आर्बिट्री वोकल सिंबल्स बाय मीन्स ऑफ विच ए सोशल ग्रुप cooperates। हेनरी स्वीट का कहना है, लैंग्वेज में बी डिफाइंड एज द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट बाय मीन्स ऑफ स्पीच साउंड। वेंद्रिय कहते हैं, भाषा एक तरह का संकेत है। संकेत से आशय उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मानव अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है। ये प्रतीक कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेत्रग्राह्य, कर्णग्राह्य और स्पर्शग्राह्य। वस्तुतः भाषा की दृष्टि से कर्णग्राह्य प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार हम इन सारी परिभाषाओं को जब देखते हैं तो ब्रिटेन के विश्वकोश में दी गई भाषा की परिभाषा को इस प्रकार जाना जा सकता है। भाषा व्यक्त ध्वनि चिन्हों की उस पद्धति को कहते हैं जिसके माध्यम से प्रत्येक समाज के दल एवं संस्कृति के मानने वाले सदस्य पारस्परिक विचार विनिमय किया करते हैं। अब हम इन भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं के आधार पर भाषा के संबंध में इन निष्कर्षों पर विचार करते हैं। पहली बात, भाषा वक्ता के विचार श्रोता तक पहुंचाती है, अर्थात वह विचार विनिमय का साधन होती है। नंबर 2, भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के उच्चारणव्यों से निस्सृत ध्वनि समष्टि होती है। इसका आशय यह है कि अन्य साधनों से अन्य प्रकार की ध्वनियाँ जैसे चुटकी बजाना, ताली बजाना से भी विचार विनिमय हो सकता है, किंतु वे भाषा के अंतर्गत नहीं आते। नंबर 3, भाषा में प्रयुक्त ध्वनि समष्टियाँ सार्थक तो होती हैं, किंतु उनका भावों या विचारों से कोई सहजात संबंध नहीं होता। यह संबंध यादृच्छिक या माना हुआ होता है। नंबर 4, भाषा एक व्यवस्था होती है, उसके अपने नियम होते हैं जिससे उस भाषा के सभी बोलने वाले परिचित होते हैं। इसलिए वक्ता जो कुछ कहता है श्रोता वही समझता है। भूतकाल का वाक्य भूतकाल का ही समझा जाता है, भविष्यकाल का नहीं। यदि गहराई से देखें तो भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। और अंतिम दृष्टि से विचार करें तो स्पष्ट होता है कि भाषा का प्रयोग समाज विशेष में होता है, उसी में वह बोली और समझी जाती है। अब हम इन सारी निष्कर्षों के आधार पर भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों द्वारा किए गई परिभाषाओं के आधार पर निम्नांकित निष्कर्षों पर विचार कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि भाषा में ध्वनि संकेतों का प्रयोग होता है। नंबर 2, ये ध्वनि संकेत रूढ़ एवं परंपरागत होते हैं, किंतु आवश्यकता अनुसार नए भी निर्मित होते हैं। नंबर 3, इन ध्वनि संकेतों से भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति होती है। नंबर 4, ये ध्वनि संकेत किसी समाज विशेष या वर्ग विशेष के आंतरिक एवं बाह्य कार्यों के संचालन एवं विचार विनिमय में सहायक होते हैं। 5, इन ध्वनि संकेतों के रूढ़िगत अर्थ होते हैं। नंबर 6, प्रत्येक वर्ग एवं समाज के ध्वनि संकेत स्वनिर्मित होने के कारण दूसरे वर्ग या समाज के ध्वनि संकेतों से पृथक होते हैं। नंबर 7, इन ध्वनि संकेतों के माध्यम से ही एक व्यक्ति दूसरे के हृदयस्थ भावों एवं विचारों को समझता है तथा दूसरा पहले के विचारों एवं भावों से परिचित होता है। नंबर 8, इन ध्वनि संकेतों से केवल भाव एवं विचार एक बार प्रकट ही नहीं होते, अपितु इनकी पुनरावृत्ति भी की जा सकती है। नंबर 9, ये ध्वनि संकेत उच्चारणोपयोगी अवयवों से वर्णों या शब्दों से व्यक्त होते हैं। नंबर 10, ये ध्वनि संकेत सार्थक होते हैं जिनका अध्ययन, विश्लेषण और वर्गीकरण किया जा सकता है। और अंत में हम सर्वमान्य परिभाषा के रूप में इसे इस प्रकार देखते हैं
कि भाषा मुख से उच्चारित उस परंपरागत सार्थक एवं व्यक्त ध्वनि ध्वनि संकेतों की समष्टि को कहते हैं, जिसकी सहायता से मानव आपस में विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करते हैं तथा जिसका वे स्वेच्छानुसार अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। यहीं पर मैं अपना व्याख्यान समाप्त करती हूँ।